Basics of central dogma. Central dogma process first of all given by Francis Crick in 1958. जो सेंट्रल डोगमा प्रोसेस है ये सबसे पहले किसने दिया था? फ्रैंकिस क्रिक ने दिया था 1958 में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा. So central dogma is a flow of genetic information within a biological system, that is, RNA carries the information from DNA in nucleus and assemble the protein in cytoplasm with the help of ribosome. So central dogma is a flow of genetic information in a biological system. जो central dogma है वह बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है. जिसमें क्या होता है? जिसमें दैट इज आरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए. जिसमें जो आरएनए होता है वह इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कहाँ से? डीएनए से. इन न्यूक्लियस. किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर. सो न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए है वह डीएनए से इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरीज करता है. और जब इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है एंड असेंबल द प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म. फिर यह एमआरएनए इस न्यूक्लियस के बाहर आता है और किसके साथ असेंबल होके? इस राइबोसोम के साथ असेंबल होके किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा. So mRNA carries the information from DNA and form the protein. This whole process is called as central dogma. And after the formation of protein, these proteins provide the character in our body like as skin tone, hair colors, body shape and size, etc. In central dogma, mRNA is formed from DNA with the help of a process that is called as transcription process. And in central dogma, formation of protein from mRNA is called as translation process. So formation of mRNA from the DNA with the help of transcription process in the presence of transcriptase enzyme. So which enzyme is help in the process of transcription? We can say that transcriptase enzyme help in the formation of mRNA. And formation of protein from the mRNA with the help of an enzyme that is called as peptidyl transferase enzyme. These enzyme is help in the formation of protein from mRNA. So in central dogma, transcription process form the mRNA and translation process form the proteins. This transcription process is occur in nucleus in the case of eukaryotic, and this translation process is occur in cytoplasm in eukaryotic as well as prokaryotic. एक नोट देखेंगे. नोट में हम क्या देखेंगे कि in the prokaryotic nucleus is absent. So in the case of prokaryotic transcription and translation both process are occur in साइटोप्लाज्म. हम देखते हैं कि सेंट्रल डोगमा में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें हम डीएनए से क्या बनते हुए देखते हैं? एमआरएनए बनते हुए है. और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये चलता कहाँ पे है?
ये न्यूक्लियस के अंदर चलता है। किसके केस में? यूकैरियोटिक के केस में। बट प्रोकैरियोटिक केस में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर ना चल के वो कहाँ पे चलता है? साइटोप्लाज्म में चलता है। फिर हम अगर बात करें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो किस एंजाइम की मदद से होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो चलता है वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करता है। तो हम सेंट्रल डोग्मा में देख क्या रहे हैं कि डीएनए से प्रोटीन बन रहा है दो प्रोसेस की हेल्प से। एक तो है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। सो दीज बोथ प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। बट हम कभी कभी देखते हैं कि डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाना चाहे तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए से डीएनए बनाता है कभी कभी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन, या इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। सो जो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। इस प्रोसेस को हम डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो हम सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को पढ़ते हैं। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें तीन चीजें समझनी है। एक तो क्या है? रेप्लिकेशन, एक रेप्लिकेशन है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन है, एंड तीसरा ट्रांसलेशन है। रेप्लिकेशन में हम डीएनए से डीएनए बनने की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से एमआरएनए बनने की बात कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन में हम एमआरएनए से प्रोटीन बनने की बात कर रहे हैं। So this is the central dogma. This is the central dogma. To understand the central dogma better, we will first have to talk about a topic which is genetic material of organism. If we talk about all the living organism on the earth, then their genetic material either DNA or RNA. But either in DNA there is a single stranded DNA or double stranded DNA, and if it is RNA there is a single stranded RNA or double stranded RNA. So here is the example of single stranded DNA as a genetic material is found in bacteriophage, and double stranded DNA as a genetic material is found in humans, and single stranded RNA as a genetic material is found in retrovirus, and the double stranded RNA as a genetic material found in retrovirus. हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसमें से वह या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब the RNA which have the DNA which have a single strand is called as single stranded DNA, and the DNA which have double strand is called as double stranded DNA. Single stranded RNA, that means a single stranded RNA, and the double stranded RNA, that means we are talking about double stranded RNA. So bacteriophage जो है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो ह्यूमंस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगर हम बात करें रेट्रोवायरस तो उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगर हम बात करें रोटावायरस की तो इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सो इस टॉपिक को कवर करने के बाद और हम चलते हैं सेंट्रल डोग्मा पे, तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डोग्मा के कौन से पाथवे को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो क्या यह डीएनए से आरएनए बनाएगा तब प्रोटीन बनाएगा, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा फिर आरएनए बनाएगा तब प्रोटीन बनाएगा। तो यही सारी बातें हम अपने आगे के टॉपिक में बात करेंगे। बिफोर टॉकिंग अबाउट द पाथवे ऑफ सेंट्रल डोग्मा,
let us first talk about the enzyme of central dogma. We know that in central dogma, two types of enzymes are participating, that is DNA polymerase enzyme, and the second one is the RNA polymerase enzyme. These both enzymes are participate in central dogma process. So DNA polymerase enzyme is used for formation of DNA, and RNA polymerase enzyme is used for formation of RNA. So in the case of eukaryotic and prokaryotic, both DNA polymerase enzyme are participate for the formation of DNA, and in the case of eukaryotic, RNA polymerase enzymes are three types, that is RNA polymerase first, RNA polymerase second, and RNA polymerase third. So in RNA formation of RNA, in the case of eukaryotic, three type RNA polymerase is participated, that is RNA polymerase first, RNA polymerase second, and RNA polymerase third. The RNA polymerase first is used for formation of rRNA, and RNA polymerase second is used for formation of mRNA, and RNA polymerase third is used for formation of tRNA. So अगर हम बात करें सेंट्रल डोग्मा में एंजाइम्स की, तो सेंट्रल डोग्मा में दो प्रकार के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं. जो पहला है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और दूसरा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. जब भी सेंट्रल डोग्मा में कहीं भी डीएनए बनाना होगा तो किस एंजाइम का यूज़ होगा डीएनए बनाने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, चाहे वह यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो. अगर इनके अंदर हमें डीएनए बनाना है तो हमें कौन सा डीएनए एंजाइम यूज़ करना होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करना. और अगर हम बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, तो यह जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह क्या बनाने में मदद करता है? आरएनए. चाहे हम प्रोकैरियोटिक की बात करें चाहे हम यूकैरियोटिक की बात करें, दोनों के अंदर आरएनए बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए. जैसे हम बात कर लेते हैं कि तो एक सेल के अंदर तीन प्रकार के आरएनए हमें देखने को मिलते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए. जो आरआरएनए होता है, यह जो आरएनए है यह किस एंजाइम की मदद से बनता है? तो हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की मदद से बनता है. जो एमआरएनए है वो किस एंजाइम की मदद से बनता है? तो हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की मदद से बनता है. और जो टीआरएनए है वो किस टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से बनता है? तो हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के. ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक की. लेकिन अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, जिसे हम नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही कहते हैं. और यही एक ही एंजाइम एमआरएनए को भी बनाता है, आरआरएनए को भी बनाता है और टीआरएनए को भी बनाता है. सो यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोटिक के केस में एक ही प्रकार का पाया जाता है, और यह अकेले ही तीनों प्रकार के आरएनए को प्रोकैरियोटिक के केस में बना देता है. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में आरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट चाहिए, और एमआरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड चाहिए, और टीआरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चाहिए. नाउ वी आर going to discuss about the next topic, that is subtype of DNA polymerase enzyme. So here we are going to discuss about the subtype of DNA polymerase enzyme. So the subtype of DNA polymerase is two types. The first one is the DNA dependent DNA polymerase enzyme, and the second one is RNA dependent or DNA polymerase enzyme. If we talk about DNA dependent DNA polymerase enzyme, in which we see that a DNA is formed from
DNA is formed from DNA. So here which enzyme is used for the formation of DNA? This DNA is formed from the DNA. So due to this reason here the DNA dependent DNA polymerase enzyme is used. अगर हम बात करें कि जो DNA polymerase एंजाइम है इसके अगर हम सब टाइप की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम और दूसरा होता है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम है इसका यूज कहाँ होता है? जब हम कोई भी नया DNA कहाँ से बनाते होते हैं? किसी पुराने DNA से बनाने होते हैं। तो DNA से DNA बनाने का जो प्रोसेस है इसमें जो DNA पॉलीमरेज, अब देखो DNA बनाना है तो हमें क्या चाहिए? DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो लेकिन ये DNA हम बना कहाँ से रहे हैं? क्या हम इसे DNA से बना रहे हैं या RNA से बना रहे हैं? अगर हम इस DNA को DNA से बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए वो कौन सा? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। क्यों चाहिए भाई DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज क्यों चाहिए? क्योंकि ये DNA डिपेंड है किस DNA पे? इस पुराने DNA पे। तो ये DNA किस DNA पे डिपेंड है? पुराने वाले पे। इसलिए यहाँ पे जो DNA पॉलीमरेज यूज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ऐसे ही जब यहाँ हम RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की बात करेंगे तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे? यहाँ हम RNA से बना रहे होंगे क्या? DNA बना रहे होंगे। तो अगर हम RNA से DNA बना रहे होंगे तो भाई DNA बनाएंगे तो DNA के लिए हमें क्या चाहिए? DNA पॉलीमरेज। तो हमें DNA के लिए DNA पॉलीमरेज तो चाहिए, लेकिन ये DNA किससे बन रहा है? RNA से बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए वो कौन सा चाहिए? यहाँ पे हमें RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो हमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए वो किस पे डिपेंड होना चाहिए? RNA पे। तो RNA से DNA बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम क्या है? RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम यहाँ देखें, फिर से आते हैं कि अगर हम DNA से DNA बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसको हमने पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बात किया था, रेप्लिकेशन, या इसी को हमने कहा था कि ये क्या है? डुप्लीकेशन। तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में हमने क्या बात किया था कि DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो वहाँ हमने बात किया था यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे हमने बात किया था DNA पॉलीमरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। तो जब भी पूछा जाए कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA में कौन सा एंजाइम यूज होता है तो यू कैन से दैट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। इट्स क्लियर? बट अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि DNA से DNA बनने के प्रोसेस को, मतलब रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ऑप्शन में आ जाए DNA पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन आ जाए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा ऑप्शन आ जाए RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, चौथा ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दिस। तो आप किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे? क्योंकि DNA पॉलीमरेज ऑप्शन भी सही है। क्यों? क्योंकि DNA बना रहे हैं तो DNA पॉलीमरेज तो चाहिए। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको ये मिल जाए, क्योंकि देखो DNA पॉलीमरेज तो दो प्रकार के हैं, तो हमें DNA से DNA बनाना है तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया हमारा। तो हम किसकी तरफ आएंगे? इस ऑप्शन की तरफ। यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम DNA पॉलीमरेज लिख दे सीधा, या तो हम DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अगर ऑप्शन में आपको DNA पॉलीमरेज मिलता है सिर्फ तो आप DNA पॉलीमरेज लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, प्लस अदरवाइज कुछ भी ऑप्शन मिलते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम ही होगा। चलिए, हमने सेंट्रल डोग्मा के पहले एंजाइम के बारे में बात कर लिया जिसका नाम DNA पॉलीमरेज था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, दैट इज RNA पॉलीमरेज। तो अब हम RNA पॉलीमरेज के सब टाइप की बात करेंगे। तो RNA पॉलीमरेज की अगर हम सब टाइप की बात करें तो RNA पॉलीमरेज के जो सब टाइप हैं वो भी DNA पॉलीमरेज की तरह दो प्रकार के होते हैं। एक RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम बात करें कि जो RNA डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि एक नया आरएनए बन रहा होता है, कहाँ से, पुराने आरएनए से। तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये आरएनए बन रहा है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। तो हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन ये आरएनए बन कहाँ से रहा है, पुराने आरएनए से। तो आरएनए से ही आरएनए बन रहा है, तो ये आरएनए इस आरएनए पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वैसे ही अगर कोई आरएनए कहाँ से बन रहा होगा, डीएनए से बन रहा होगा, तो हमें देखेंगे ये आरएनए डिपेंड है किस पे, इस डीएनए पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आरएनए डीएनए पे डिपेंड है, तो इसलिए यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो फिर से यहाँ आते हैं हम, यहाँ हम देख रहे हैं आरएनए से आरएनए बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, या तो डुप्लीकेशन ऑफ आरएनए हो रहा है या रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए हो रहा है। तो अगर डुप्लीकेशन ऑफ आरएनए हो रहा है या रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज। और पूछा जाए कि आरएनए पॉलीमरेज में भी कौन सा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि ये आरएनए आरएनए से बन रहा है, तभी तो भाई डुप्लीकेशन हो रहा है। अगर यहाँ होता तो यहाँ आरएनए तो आरएनए से बन नहीं रहा है, ये डीएनए से बन रहा है, तो ये डुप्लीकेशन का केस नहीं है। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं किसका केस है, ये केस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। हम जब सेंट्रल डोग्मा पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कि सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जो ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा था हमने उसका नाम पढ़ा था ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, एक्चुअल में इट इज़ अ टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक क्या है, टाइप है। आरएनए पॉलीमरेज में आप हमेशा ये समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जब भी डीएनए से आरएनए बनता है, तो जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा तो कौन सा आरएनए बनेगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वह एमआरएनए बनता है। और आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यहाँ बात करें एमआरएनए बन रहा है, तो जब लेक्चर को पीछे करके आप देखेंगे तो एमआरएनए बनाने के लिए यूकैरियोटिक के केस में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज लगता है, तो हम वहाँ पढ़े थे कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में एमआरएनए डीएनए से बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो क्या कहते हैं एंजाइम है, इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में। जबकि हम प्रोकैरियोटिक के भी केस में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक केस में भी हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक केस में भी अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ज़रूर वहाँ भी डीएनए से ही क्या बन रहा होगा, एमआरएनए बन रहा होगा, डीएनए से ही एमआरएनए बन रहा होगा। तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो सेम प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है, यही एंजाइम यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में भी पार्टिसिपेट करता है और प्रोकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज। अगर पूछ ले कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है तो आप बता सकें कि यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सिर्फ क्या लिख देंगे, आरएनए पॉलीमरेज। अब
क्या कहते हैं पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का अगर नाम पूछा जाए, दूसरा नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का यूज अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बन रहा है डीएनए से, तो ये एमआरएनए किस पे डिपेंड है, डीएनए पे डिपेंड है। इसलिए इस एंजाइम का आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, बेसिक सेंट्रल डोग्मा इज पाथवे ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा का पाथवे पढ़ने जा रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेंट्रल डोग्मा का पाथवे है वो कैसे चलता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि हम सेंट्रल डोग्मा में देखें तो क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से बनता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले केस की। तो सबसे पहला केस हमने लिया है ह्यूमन का। अगर हम इस ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल देखें तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वह क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सबसे पहले पहला प्रोसेस करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में हम देख रहे हैं जो आरएनए है कहाँ से बन रहा है, डीएनए से। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन ये आरएनए किस पे डिपेंड है, डीएनए पे। तो ये क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो वह सीधा क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए बनाएगा, और फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। फिर हम आते हैं दूसरे केस की तरफ सेंट्रल डोग्मा के। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो यह पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। और फिर एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। तो अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सेंट्रल डोग्मा के इस पाथवे को फॉलो करेगा। पहले सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए करेगा, फिर एमआरएनए, तब प्रोटीन। अगर किसी का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सीधा एमआरएनए बनाएगा और सीधा क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। फिर हम तीसरे केस की बात करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रोटा वायरस एक वायरस है जिसमें क्या बनता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है रोटा वायरस के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल, यह क्या करता है, यह डायरेक्ट क्या बना देता है, एमआरएनए बना देता है। और एमआरएनए बना के फिर उससे क्या बना देता है, प्रोटीन। तो कोई भी पूछे कि सेंट्रल डोग्मा रोटा वायरस के अंदर कौन सा पाथवे फॉलो करता है, तो आप कहेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बनाएगा एमआरएनए, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट एज अ डीएनए, क्लियर। और ये एमआरएनए से वो क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस। चलिए इन तीनों केस को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे किस केस की। एक एक्सेप्शन है जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, एक एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस। तो जो रेट्रोवायरस होता है वो सेंट्रल डोग्मा के पाथवे को फॉलो नहीं करता है। और याद रखिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रोवायरस का, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर डबल स्टैंडर्ड होता उसका भी तो वह नॉर्मल से इस सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को फॉलो कर लेता, लेकिन उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसलिए वह इस प्रोसेस को थोड़ा सा उलटफेर करके करता है। तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। चलिए तो बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। जो एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा है ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, रेट्रोवायरस के अंदर। एक्चुअल में सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है, सेंट्रल डोग्मा में हम डीएनए से क्या बना रहे होते हैं, आरएनए बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है। लेकिन जो एक्सेप्शन है सेंट्रल डोग्मा का, जो रेट्रोवायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो यह इस प्रोसेस को ना फॉलो करके इसका उल्टा करता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आइए देखते हैं इसी को हम, कि जो रेट्रोवायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं आरएनए से डीएनए बन रहा है, जबकि सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है।
लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो ये सेंट्रल डोग्मा का कुछ उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या बना रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा है। तो रेट्रोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, यह सेंट्रल डोग्मा के पाथवे को कैसे फॉलो करेगा, ये सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बनाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना लेगा नॉर्मली एमआरएनए, फिर बना लेगा प्रोटीन। ठीक है। तो फिर जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये एक प्रकार का कैसा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए बनाना है, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन ये जो डीएनए हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, आरएनए से बना रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ जो एंजाइम चाहिए उसका हम पूरा नाम क्या कर सकते हैं सब कैटेगरी के हिसाब से। तो ये डीएनए बना रहे हैं आरएनए से, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए, हमें चाहिए आरएनए डिपेंडेंट, मतलब ये डीएनए बनाने के लिए हम आरएनए पे डिपेंड है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसी एंजाइम का दूसरा नाम क्या हो गया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज की बात करें तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, मतलब कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस हो रही है, इसको हम और क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का और नाम है टेमिनिज्म। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है, ये सबसे पहले किसके अंदर ऑब्जर्व किया गया था, माइस के अंदर पाए जाने वाला एक वायरस जिसका नाम है राउस सार्कोमा वायरस, जिसे हम शॉर्टकट में RSV भी लिखते हैं। इसी वायरस के अंदर सबसे पहले क्या किया गया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखा गया था। और हमारे NCERT में जो एग्जाम्पल है वो किसका है, रेट्रोवायरस का है। तो जो रेट्रोवायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा डीएनए बनाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनाता है, और फिर वह प्रोटीन बनाता है। तो जो रेट्रोवायरस होता है वो इस पाथवे को फॉलो करता है। थैंक यू।